So welcome back to the session of UPSC Prelims PYQ of 2023. In this session, we will discuss especially geography, environment and ecology PYQ 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट सेक्शन से 16 क्वेश्चन एंड ज्योग्राफी सेक्शन से 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चन का इस सेशन के अंदर डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, झेलम रिवर पास थ्रू वुलर लेक। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज झेलम रिवर वुलर लेक से ही पास होती है। स्टेटमेंट नंबर 2, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड कोलेरो लेक। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज कृष्णा रिवर डायरेक्टली कोलेरो लेक को फीड नहीं करती है। स्टेटमेंट नंबर 3, मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर कन्वर लेक फॉर्म नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर इज ए, ओनली 2 स्टेटमेंट इसके ओनली 1 स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, बाकी 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। झेलम रिवर पास थ्रू वुलर लेक। वुलर लेक सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। वुलर लेक एशिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। सिचुएटेड इन बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वुलर लेक सिचुएटेड है। मेन सोर्स ऑफ वाटर रिवर झेलम। वुलर लेक को जो वाटर मिलता है वो झेलम रिवर से मिलता है। वुलर लेक इज ऑल्सो said to be a remnant of सातिसार लेक that existed in ancient time। एंशियंट टाइम में सातिसार लेक हुआ करते थे, उसके रेमनेंट पर ये लेक सिचुएटेड है। द प्रीमाइज ऑफ दिस लेक ऑल्सो फॉर्म अ पॉपुलर सनसेट पॉइंट, स्मॉल आइलैंड इन इट्स सेंटर कॉल्ड जेनालैंग। वुलर लेक के सेंटर पार्ट में एक स्मॉल आइलैंड है विच इज नोन एज जेनाटैंक। आइलैंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग जैनुल आबिदीन। वुलर लेक जैनुल आबिदीन किंग के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई थी। वह स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। द कृष्णा रिवर डज नॉट डायरेक्टली फीड द कोलेरो लेक। कोलेरो लेक इज फेड बाय 2 सीजनल रिवर्स, बोडामेरो एंड तमिलेरो, which are tributaries of the कृष्णा रिवर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोलेरो लेक डायरेक्टली कृष्णा रिवर के द्वारा फीड होती है, बट डायरेक्टली नहीं होती है, इनडायरेक्टली फीड होती है। बिकॉज कृष्णा रिवर की ट्राइब्यूटरीज बोदामेरो एंड तामिलेरो, इनका ये सीजनल रिवर्स हैं और इन्हीं रिवर्स के द्वारा कोलेरो लेक फीडिंग कराया जाता है। अबाउट कोलेरो लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। कोलेरो लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इससे पहले हमने जो देखा कि वुलर लेक सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया का, सिचुएटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। कृष्णा एंड गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में जो लेक है सिचुएटेड है, कोलेरो लेक। देयरफॉर द कृष्णा रिवर इनडायरेक्टली फीड द कोलेरो लेक थ्रू इट्स ट्राइब्यूटरीज। Hence statement 2 is not correct. Why statement 3 is not correct? The meandering of a Gandak river did not form the Kanwar lake. गंडक रिवर के मेंढर कनवर लेक को फॉर्म नहीं करते हैं। द कनवर लेक वॉज फॉर्म्ड बाय अ कट ऑफ मेंढर ऑफ एन ओल्ड चैनल ऑफ बुरही गंडक रिवर। कनवर लेक बुरही गंडक रिवर के चैनल के द्वारा फॉर्म की गई। द बुरही गंडक रिवर फ्लो पैरेलल टू द ईस्टर्न साइड ऑफ द गंडक रिवर थ्रू एन ओल्ड चैनल। अबाउट कनवर लेक से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। अ फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक लोकेटेड इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इंडिया। कनवर लेक बिहार डिस्ट्रिक्ट के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में एक फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर 3 पेयर्स गिवन है। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच। कितना पेयर इनमें से करेक्टली मैच है। पेयर 1, यहाँ पर पोर्ट गिवन है एंड वेल नोन एज, कौन सा पोर्ट किसके लिए जाना जाता है उससे रिलेटेड या पेयर गिवन है। पेयर 1, कामराज पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। दिस पेयर इज करेक्ट बिकॉज कामराज पोर्ट इंडिया का फर्स्ट मेजर पोर्ट है जिसको एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया गया है। नंबर 2, मुंड्रा पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया। दिस पेयर इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज मुंड्रा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है।
Pair number three, Visakhapatnam port, largest container port in India. This pair is wrong. So correct answer is B. Only two pairs. So let's discuss the detail of each pair. Why pair one is correctly matched? Kamraj Port, previously known as Ennore Port, it is the first major port in India registered as a company and is the only corporatized major port in India. Hence, pair one is correctly matched. कामराज पोर्ट प्रीवियसली इसको एनोर पोर्ट के नाम से जाना जाता था। इंडिया का यही फर्स्ट पोर्ट है जिसको कंपनी पोर्ट के तौर पर रजिस्टर किया गया है। अबाउट कामराज पोर्ट, लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट अबाउट 24 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द चेन्नई पोर्ट, तमिलनाडु। कामराज पोर्ट कोरोमंडल कोस्ट पर है, तमिलनाडु पोर्ट के नॉर्थ में 24 किलोमीटर अबव है। Was declared as the 12th major port of India in 1999 and incorporated as Ennore Port Limited under the Companies Act 1956 in 1999। कामराज पोर्ट इंडिया का 12th मेजर पोर्ट के रूप में इसको 1999 में डिक्लेयर किया गया था एंड एन्नोर पोर्ट लिमिटेड कॉरपोरेशन के अंडर इसको स्पेशली कंपनी एक्ट के अंदर इसको डेजिग्नेट किया गया। वहाँ पे टू इज करेक्टली मैच अबाउट मुंड्रा पोर्ट, established in 1998 as a private sector port and become operational in 2001। मुंड्रा पोर्ट 1998 में एक प्राइवेट सेक्टर पोर्ट के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया। 2001 से इसको ऑपरेशनलाइज किया गया। इंडिया लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट, मुंड्रा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट है, लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न शोर ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ नियर मुंड्रा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। मुंड्रा पोर्ट गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मुंड्रा के नियर गल्फ ऑफ कच्छ पर सिचुएटेड है। owned and operated by Adani Port and Special Economic Zone Limited, which is a part of Adani Group। मुंड्रा पोर्ट को प्रेजेंट में अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। हैंडल्स वेरियस टाइप्स ऑफ कार्गो सच एज कंटेनर्स, बल्क, ब्रेक बल्क, लिक्विड, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सभी मुंड्रा पोर्ट के थ्रू आज ट्रेड किए जा रहे हैं। वाई पेयर 3 इज नॉट करेक्टली मैच? विशाखापत्तनम पोर्ट, located on the east coast of India in Andhra Pradesh, is not the largest container port in India। विशाखापत्तनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है, बट ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट नहीं है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया। विशाखापत्तनम पोर्ट इंडिया का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेजर पोर्ट है, हैंडलिंग वेरियस टाइप ऑफ कार्गो सच एज आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, कंटेनर एटसेट्रा। Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), the largest container port in India, is Jawaharlal Nehru Port Trust, located near Mumbai in Maharashtra। इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट महाराष्ट्र कोस्ट पर लोकेटेड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज। नंबर 1 जैकफ्रूट, नंबर 2 महुआ, नंबर 3 टीक। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडुअस ट्रीज? यहाँ पर कुछ ट्रीज गिवन है, कौन कौन सा ट्रीज डेसिडुअस ट्रीज है? जैकफ्रूट डेसिडुअस ट्रीज नहीं है बिकॉज जैकफ्रूट एवरग्रीन के अंडर आता है। महुआ डेसिडुअस है, टीक डेसिडुअस है। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली टू। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट लूज देयर लीव्स सीजनली, डेसिडुअस फॉरेस्ट सीजनली अपने लीव्स लूज कर देते हैं। मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट, spread over regions which receive rainfall between 70 to 200 सेंटीमीटर। जिन एरियाज में रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर का बिटवीन होता है, उन एरियाज में डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट फाइंड किए जा सकते हैं। फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलॉन्ग विद फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ओडिशा। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मेनली हिमालयन फुटहिल्स के अंदर, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ओडिशा स्टेट में मिल जाएंगे। एग्जांपल्स टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सिमुल, कुसुम and sandwood etc. are the main species of these forests. Hence, option 2 and 3 are correct. Jackfruit evergreen tree. Jackfruit evergreen tree है, native to tropical Asia and widely grown throughout the wetland tropics for its large fruit and durable wood। जैकफ्रूट ट्रॉपिकल एशिया का नेटिव है एंड
वेटलैंड एरियाज में ये फाइंड किया जा सकता है बिकॉज इसका लार्ज फ्रूट होता है एंड ड्यूरेबल वुड होता है। लार्जर ट्री बोर्न फ्रूट इन वर्ल्ड, जैक फ्रूट लार्जेस्ट ट्री बोर्न फ्रूट है, reaching up to 60 centimeter long and weighing up to 18 kg. Hence, option 1 is not correct. Question number 4. Consider the following statement. यहाँ 3 statement given है, कौन सा statement correct होगा फाइंड करना है। Statement 1. India has more arable area than China. This statement is correct because arable land का अगर कंपेयर किया जाए इंडिया एंड चाइना के बिटवीन, इंडिया के पास arable लैंड ज़्यादा है। Statement 2. The proportion of irrigated area is more in India as compared to China. इरिगेटेड एरिया का कंपेयर किया जाए, इंडिया के पास ज़्यादा है चाइना के कंपेयर में, सो स्टेटमेंट सेकंड इज ऑल्सो ट्रू। स्टेटमेंट 3. द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट ऑफ चाइना। दिस इज रॉन्ग बिकॉज एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर का अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया का लेस है, जबकि चाइना का इंडिया का कंपेयर में ज़्यादा है। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली टू। लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Explanation. India and China are the most populous countries in the world with limited arable land, about 120 million hectare in China and 156 million hectare in India. Arable land दोनों कंट्रीज के अंदर कितना है वो यहाँ पर गिवन है। चाइना के अंदर टोटल अरेबल लैंड 120 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि इंडिया के अंदर 156 मिलियन हेक्टेयर है। हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। China's irrigation cover is 41% of cultivated area and India's is 48%। चाइना इरिगेशन कवर कल्टिवेटेड एरिया का 41% है, जबकि इंडिया का 48% है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इरिगेशन चाइना टोटल सोन एरिया इज 166 मिलियन हेक्टेयर कंपेयर टू इंडिया ग्रोस क्रॉप्ड एरिया ऑफ 198 मिलियन हेक्टेयर। हेंस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इस डाटा से पता चलता है कि चाइना का जो इरिगेशन कवर है वो इंडिया के कंपेयर में लेस है। China's productivity in most crop is 50 to 100% higher than India's। चाइना का प्रोडक्टिविटी 50% से 100% तक है, जो कि इंडिया से ज़्यादा है। हेंस स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5. Which one of the following is the best example of a repeated fall in sea level giving rise to present day extensive marshland? Correct answer is D, Run of Kutch। So let's discuss the detail of this question. Run of Kutch is a massive expanse of cratered earth inland from the sea. The area was once a sprawling hollow of the Arabian Sea, but due to constant geological shift, its connection with the sea broke। Over the years, the region eventually became a seasonal marshy salt desert। ये region अब seasonal marshy salt desert बन चुका है। During monsoon, the marsh fill up with water and the wetland extend from the Gulf of Kutch on the west through the Gulf of Cambay on the east। In summers, the water dries to create a crunchy based bed of white salty land। Question number 6. Ilmenite and rutile, abundantly available in southern coastal tracts of India, are a rich source of which one of the following? A. Aluminium, B. Copper, C. Iron, D. Titanium। यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है स्पेशली ये कुछ रिसोर्स हैं, मिनरल रिसोर्स। इल्मेनाइट एंड रूटिलाइट रूटाइल ये इंडिया में कोस्टल रीजन में अबंडेंटली अवेलेबल हैं, बट किन किन मिनरल रिसोर्स को बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर है टाइटेनियम। टाइटेनियम को बनाने के लिए इल्मेनाइट एंड रूटाइल का यूज किया जाता रहा है। So let's discuss the detail of this question. India has large resources of heavy minerals which occur mainly along coastal stretches of the country and also in inland areas। इंडिया में हैवी मिनरल्स का लार्ज रिसोर्स है एंड कोस्टल स्ट्रेचेज एंड इंलैंड एरिया में ये अवेलेबल हैं। हैवी मिनरल सैंड्स, हैवी मिनरल सैंड कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ 7 मिनरल्स विच लेमनाइट, ल्यूकोसिन, रूटाइल, जिरकॉन, सिलिमेनाइट, कार्नेट एंड मोनजाइट। इंडिया में हैवी मिनरल सैंड के अंडर 7 मिनरल्स आते हैं। यहाँ पर ये अवेलेबल हैं। लाइमनाइट एंड रूटाइल आर टू चीफ मिनरल ऑफ द टाइटेनियम। लाइमनाइट एंड रूटाइल ये टाइटेनियम के चीफ मिनरल्स हैं। हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. About 3/4 of world's cobalt, a metal required for manufacturing of batteries for electric motor vehicles, is produced by
Correct answer is C. Democratic Republic of Congo. DRC वर्ल्ड का 3/4 इट मीन्स अबाउट 75% कोबाल्ट डीआरसी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। कोबाल्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है बिकॉज कोबाल्ट इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल में जो बैटरी लगाई जाती है उन बैटरीज के प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में कोबाल्ट का नीड होता है। करेक्ट आंसर इज सी। लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। The Democratic Republic of Congo is home to half of the world's known resources and currently account for 70% of global production. Hence, option C is the correct answer. Cobalt used in electronic goods, particularly the rechargeable batteries used in electric vehicles and other form of energy storage is increasing. रिचार्जेबल बैटरीज के अंदर कोबाल्ट का यूज किया जाता रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। इनमें से कुछ कंट्रीज गिवन है, कौन कौन सी कंट्रीज कॉन्गो बेसिन का पार्ट है। देख सकते हैं मैप में लेफ्ट में कॉन्गो बेसिन का यहाँ पर मैप गिवन है एंड राइट में होल अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप गिवन है। कॉन्गो बेसिन के अंदर मेनली सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, ग्वानिया, कॉन्गो, गैबोन, डीआरसी ये सभी कंट्रीज इंक्लूड हैं। स्पेशली ये 5 to 6 कंट्रीज हैं। करेक्ट आंसर इज ए कैमरून। Congo Basin is the home to the world's largest tropical peatland, along with Brazil and Indonesia. Congo Basin, ब्राजील एंड इंडोनेशिया के साथ साथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड है। द बेसिन स्ट्रेचेज अक्रॉस 6 कंट्रीज, मेनली 6 कंट्रीज के थ्रू इसको कंप्राइज किया गया है। कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो, इक्वेटोरियल ग्वानिया, गैबोन। Congo Basin is one of the world's largest regions that absorb more carbon than it emits. कॉन्गो बेसिन वर्ल्ड का लास्ट रीजन है जो कि एमिट के कंपेयर में मोर कार्बन एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 9 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट यहाँ गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1 अमरकंटक हिल आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्य एंड सह्याद्री रेंज। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज अमरकंटक हिल विंध्य एंड सतपुड़ा कॉन्फ्लुएंस पर सिचुएटेड है। स्टेटमेंट 2 Bilingiri Ranjan Hills constitute the easternmost part of Satpura Range. This is also wrong because बिलिंगरी रंजन हिल्स सतपुड़ा रेंज पर नहीं है, ये सदर्न कर्नाटक में सिचुएटेड है और तमिलनाडु बॉर्डर शेयर करता है, जबकि सतपुड़ा रेंज कर्नाटक के अबव पार्ट में है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 3 सेशलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज ये वेस्टर्न घाट के सदर्न मोस्ट पार्ट पर नहीं है, ये मेनली ईस्टर्न घाट में पड़ती हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी नन। लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। अमरकंटक situated in Annupur district of the state of MP at an altitude of 1065 meter at the meeting place of Vindhya and Satpura mountain range. अमरकंटक मध्य प्रदेश के अन्नूपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, 1065 मीटर एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है। स्पेशली विंध्य एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस का जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है वहां पर अमरकंटक सिचुएटेड है। हम मैप में देख सकते हैं विंध्य एंड सतपुड़ा रेंज एंड अमरकंटक यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल प्लेस भी गिवन है। रिवर कौन कौन सा फ्लो होता है, नर्मदा रिवर एज वेल एज सोन, द महानदी एंड Arnardo, which is a major tributary of the Godavari, all rise in the Amarkantak. गोदावरी रिवर जो है ये भी अमरकंटक से ही इमर्ज होती है। अमरकंटक के कुछ गोदावरी रिवर के कुछ ट्राइब्यूटरीज सच एज नर्मदा रिवर, सोन रिवर, महानदी रिवर, अर्नादो, ये कुछ रिवर हैं जो गोदावरी के ट्राइब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट बिलिंगरी रंजन हिल्स, मैप में हम देख सकते हैं मिडिल में ये सदर्न कर्नाटक स्टेट में पड़ता है। इज अ हिल रेंज सिचुएटेड इन साउथ वेस्ट कर्नाटक एंड इट्स बॉर्डर विद तमिलनाडु इन साउथ इंडिया। बिलिंगरी रंजन हिल्स जो पड़ती हैं वो साउथ वेस्टर्न कर्नाटक में है, स्पेशली तमिलनाडु बॉर्डर पे हैं। एरिया इज कॉल्ड बिलिंगरी रंजन रंगनाथ स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिंपली BRD वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिलिंग रंजन हिल्स वाला जो एरिया है इसको बिलिगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिंपली BRD वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से इसको जाना जाता है।
सतपुड़ा रेंज, हाउएवर द सतपुड़ा रेंज इज अ रेंज ऑफ हिल्स इन सेंट्रल इंडिया। सतपुड़ा रेंज जैसा कि क्वेश्चन में गिवन किया था, सतपुड़ा रेंज इसके आसपास नहीं है, बिलिंग रंजन रेंज के आसपास नहीं है, ये सेंट्रल इंडिया में पड़ती है। द रेंज राइज इन ईस्टर्न गुजरात, रनिंग ईस्ट थ्रू द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड एमपी एंड इन द छत्तीसगढ़। ये सतपुड़ा रेंज के बारे में बताया गया। नेक्स्ट, सेशेलम हिल्स। सेशेलम हिल्स हम देख सकते हैं मैप में, इंडिया का यहाँ पर मैप गिवन है, एंड ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा रीजन में है। ऑल्सो नोन एज तिरुमाला रेंज आर हिली रेंज पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट इन साउथ आंध्र प्रदेश स्टेट इन सदर्न ईस्ट इंडिया। सेशेलम हिल्स विच इज ऑल्सो नोन एज तिरुमाला रेंज, ये ईस्टर्न घाट में स्पेशली सदर्न आंध्र प्रदेश स्टेट में पड़ती है। predominantly present in Tirupati district of Rayalaseema region in Andhra Pradesh. Hence, statement 3 is not correct. Question number 11. Consider the following statement. यहाँ कुछ statement given है. Statement 1. India, despite having uranium deposits, depend on coal for most of its electricity production. India के अंदर uranium deposits है, उसके बाद भी electricity production के लिए India mostly coal पर depend है. This statement is true. Statement second. Uranium enrichment to the extent of at least 60% is required for production of electricity. Electricity के production के लिए यूरेनियम 60% तक enrich होना चाहिए. This statement is wrong. So let's discuss the explanation of this question. Correct answer is C. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Statement 1. India, despite having uranium deposits, depend on coal for most of its electricity production. While India has uranium reserve in a place like Jadugoda in Jharkhand and Tumalapalli in Andhra Pradesh, coal remain the backbone of India's power sector. कोल इंडिया के पावर सेक्टर के लिए एक बैकबोन है। इंडिया में कुछ प्लेसेस पर यूरेनियम रिजर्व हैं, सच एज जाडूगोड़ा इन झारखंड, यहाँ पर यूरेनियम अवेलेबल है, एंड तुमालपल्ली इन आंध्र प्रदेश, यहाँ भी यूरेनियम रिजर्व है। Currently, thermal power account for approximately 50 to 60% of India's total electricity generation, whereas nuclear energy contribute less than 3%. Currently, thermal power जो कि कोल बेस्ड है, थर्मल पावर टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का 50 to 60% कंट्रीब्यूट करता है, एंड न्यूक्लियर एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वो ओनली 3% से भी लेस है। Statement second. Uranium enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity. This statement is incorrect. For commercial nuclear power plant to generate electricity, low enriched uranium is used. This typically requires an enrichment level of only 3 to 5% of uranium-235. 60% enrichment or higher is considered a highly enriched uranium. This level of enrichment is generally used for research reactor, naval propulsion, और न्यूक्लियर वेपन्स। क्वेश्चन नंबर 12. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1. मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। दिस इज करेक्ट बिकॉज इंडिया में मार्सुपियल्स नेचुरली फाउंड नहीं है। राइट साइड में पिक्चर गिवन है, ये मार्सुपियल एनिमल है। स्टेटमेंट सेकंड. मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्सुपियल्स ओनली माउंटेन ग्रासलैंड में ही थ्राइव कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज सी। स्टेटमेंट 1 is correct, but statement 2 is incorrect. So let's discuss detail of this question. Marsupials are found in Australia, New Guinea and neighboring island. Hence statement 1 is correct. Statement 1 है correct है इसका, because इंडिया में नहीं पाया जाता, ओनली ऑस्ट्रेलिया, न्यू गानिया एंड नेबरिंग आइलैंड में पाया जाता है। रैपिड gestation, दे हैव वेरी शॉर्ट प्रेगनेंसी। यहाँ पर कुछ मार्सुपियल्स के बारे में अदर इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Rapid gestation, they have very short pregnancies, typically ranging from 12 to 38 days. Newborn are born in a fetal-like state, often the size of a jelly bean, and must climb unassisted into the mother's pouch to attach to a teat. A reproductive system. Female have two uteri and two lateral vaginas. Male often have a bifurcated penis. यहाँ पर जो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेयर में होते हैं,
Diversity and distribution. There are approximately 330 extant species of marsupials. Marsupials का total 330 species है. Australia home to about 70% of species, including iconic animals like kangaroo, koalas, wombats, and Tasmanian devils. The America approximately 30% of species reside here, mostly in South and Central America. The Virginia opossum is the only marsupial native to North America, north of Mexico. Diet and lifestyle herbivores, kangaroo, wallabies, and koalas ये सब herbivores हैं which feed almost exclusive on eucalyptus leaf. ये eucalyptus leaf feeding करते हैं. Carnivores, Tasmanian devils and quolls. Specialist, the numbat is the diurnal insectivores that eat nearly 20,000 termites a day. नम्बेट एक ऐसा मार्supial है जो कि 20,000 टर्माइट्स पर डे ईट करता है. Nocturnality. The majority of marsupials are nocturnal or crepuscular, being most active at night or during twilight. मेजोरिटी ऑफ मार्supials जो हैं वो नॉक्टर्नल है. इट मीन्स ये नाइट में इनका एक्टिवनेस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Invasive species specialist group that develop a global invasive species database belong to which one of the following organisms? Correct answer is A. The International Union for Conservation of Nature IUCN. Invasive species specialist group ये IUCN के अंडर आता है. इन्वेजिव स्पीसीज स्पेसिफिक ग्रुप जो है ये इन्वेजिव ग्लोबली इन्वेजिव स्पीसीज के डाटाबेस को डेवलप करता है. The Invasive Species Specialist Group (ISSG) is a global network of scientific and policy experts on invasive species, organized under the auspices of the Species Survival Commission of the International Union for Conservation of Nature. Hence, option A is the correct answer. Next question. Consider the following fauna. यहाँ पर कुछ fauna given है. How many of the above are genetically nocturnal or most active after sunset? Nocturnal animal यहाँ पर find करना है. Number 1, lion-tailed macaque. This is not nocturnal because ये डे टाइम में एक्टिव रहता है. नंबर 2, मालाबार कैवेट. दिस इज नॉक्टर्नल. नॉक्टर्नल एनिमल वो होते हैं जो नाइट में एक्टिव रहते हैं और दिन में स्लीपिंग करते हैं. यहाँ पर मालाबार कैवेट नॉक्टर्नल एनिमल है. सांबर डियर नॉक्टर्नल है. सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2. नंबर 1, द lion-tailed macaque is a rainforest dweller, often being found in the upper canopy of tropical moist evergreen forest or monsoon forest. It is diurnal, meaning it is active exclusively in daylight hours. Daylight में active रहता है, so it is not nocturnal. Hence option which is not correct. नंबर 2, द मालाबार कैविड. मालाबार कैविड हम देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर गिवन है. Malabar cavity is considered a nocturnal and so elusive that little is known about its biology and ecology apart from habitat use. Hence, option 2 is correct. Number 3, sambar deer. Sambar deer are either crepuscular, active at dusk and dawn, or nocturnal, active during the night animal. Hence, option 3 is correct. Next question. Which of the following organisms perform vagal dance for others for their kin to indicate the direction and the distance of source of their food? यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म गिवन है. बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, हनी बीज एंड वास्प. इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपने अदर किन के लिए फूड के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को इंडिकेट करता है और इसके लिए वेगल डांस इसको परफॉर्म करना होता है? करेक्ट आंसर इज सी, हनी बी. Honeybee dance, also known as the Waggle dance, is a form of communication performed by worker honeybees to other members of the honeybee colony. वर्कर्स हनी बी के द्वारा वेगल डांस परफॉर्म किया जाता है सो दैट ये अदर हनी बी जो इनकी कॉलोनी में है उनके लिए फूड की अवेलेबिलिटी एंड उसका डिस्टेंस से रिलेटेड इंडिकेशंस गिवन कर सके हैं. द वेगल डांस वाज फेमसली डिकोडेड बाय ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल वॉन फ्रिस के द्वारा. ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था उसके द्वारा इसको डिकोड किया गया था. The Weigel dance, the direction the bee move in relation to the hive indicate direction. If it moves vertically, the direction to the source is directly towards the sun. The duration of Weigel part of dance signifies the distance. Hence, option C is the correct answer. Next question. Consider the following statement. यहाँ 4 statement given है. How many of the above statement are correct? Statement 1. Some mushroom have medicinal properties. This is correct. Some mushroom have psychoactive properties. This is also correct. Some mushroom have
insecticidal properties. This is correct. Statement 4. Some mushroom have bioluminescent properties. This is also true. So correct answer is D. All four. ये सभी statement correct हैं. So let's discuss the detail of this question. Some mushrooms have medicinal properties. Correct. Many mushrooms are used for their health benefit. For example, reishi and shiitake mushroom are well known in traditional and modern medicine for boosting the immune system and having anti-inflammatory properties. Some mushrooms have psychoactive properties. Correct. Certain species, often referred to as magic mushroom, for example, those containing psilocybin, have psychoactive effect that can alter perception, mood, and thought. कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जो मूड एंड थॉट को चेंज कर सकते हैं. Some mushrooms have insecticidal properties. This is also correct. Several fungi, including specific mushroom producing types, act as natural pesticides. For instance, species like cordyceps and certain entomopathogenic fungi are known to the infect and kill the insects. Some mushrooms have bioluminescent properties. Correct. Over 70 species of mushroom are known to glow in the dark. This biological light production is called bioluminescence. A common example is the ghost mushroom or species of Mycena. Next question. Consider the following statement regarding Indian squirrels. Indian squirrels के regarding एक question है. How many of the above statement are correct? कितने statement correct होंगे find करना है. Statement 1. They build a nest by making burrow in ground. Ground में nest making करते हैं. This is wrong because ground में ये nest making नहीं करते हैं. Plant पर nest making करते हैं. Number 2. They store their food materials like nuts and seeds in ground. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ये ग्राउंड में फूड स्टोर कर सकते हैं. दे आर ओमनिवर्स. दिस इज रॉन्ग बिकॉज कुछ स्क्विरल्स कार्निवर्स भी हो सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज बी. ओनली टू. यहाँ पर थर्ड ऑप्शन अभी हम डिस्कस करते हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट है. इसका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बोरो इन द ग्राउंड. बाकी टू स्टेटमेंट करेक्ट हैं. So let's discuss the detail of this question. Squirrels are generally small to medium-sized rodent, but there are a few species that are giant in size, like Malabar giant squirrel and Malayan giant squirrel. ये size में big होते हैं. Giant tree squirrels are the member of the squirrel family. They are arboreal species and live mostly in the trees in the forest, but now also have adapted to human environment. Hence, statement 1 is not correct. To prepare for colder month, squirrel catch food during the spring and summer by gathering extra nuts. Extra nuts को ये season के according gather करते हैं. They bury the surplus in the area surrounding their nest, splitting it into different underground pantries to save for later. Hence, statement 2 is correct. While nuts and fruits make up a majority of its diet, the Indian sun squirrel will also eat insects, अदर स्मॉलर ममल्स एंड रेप्टाइल्स. कुछ स्क्विरल्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खा सकते हैं. अदर स्मॉलर ममल्स एंड रेप्टाइल्स को खा सकते हैं. सो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गिवन है. स्टेटमेंट 1. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर होता है उससे मोर टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं. दिस इज राइट. Number 2, some microorganisms can grow in environment with a temperature below the freezing point of water. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे टेम्परेचर जो कि फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो है वहां सर्वाइव कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो ट्रू. स्टेटमेंट 3. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट विद पीएच बिलो 3. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां ग्रो कर सकते हैं जहां हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट विद अ पीएच बिलो 3, पीएच लेवल 3 से भी डाउन है वहां भी सर्वाइव कर सकते हैं. This statement is also true. Correct answer is C. All three इसके correct हैं. So let's discuss the detail of this question. Some microorganisms can grow in environment with temperature above the boiling point of water. Correct. They are known as hyperthermophils. Hyperthermophils. इस तरह के और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हाइपरथर्मोफिल्स कहा जाता है बिकॉज ये 100 डिग्री सेल्सियस अबव टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं. Often found in a hydrothermal vent on the ocean floor or hot spring. Hyperthermophils organism हाइड्रोथर्मल वेंट के अंदर फाइंड किए जा सकते हैं
ओशन फ्लोर एंड हॉट स्प्रिंग में भी इन्हें फाइंड आउट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, मैथनोपायरस Methanopyres candelari can grow at temperature up to 122 degrees Celsius, which is well below the boiling point of water 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैथनोपायरस कांडलेरी। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि 122 डिग्री सेल्सियस अबव टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है। नंबर टू, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद द टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। करेक्ट। दीज आर कॉल्ड साइक्रोफाइल्स। They have specialized membrane and antifreeze protein that allow them to live in sub-zero temperatures, such as in Arctic and Antarctic ice or deep sea cold waters. कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि 0 डिग्री सेल्सियस बिलो टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, साइक्लोफिलिस इसका एग्जाम्पल है। सम कैन रिमेन एक्टिव इन टेम्परेचर एज लो एज 20 डिग्री सेल्सियस। नंबर 3, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट विद अ पीएच लेवल बिलो 3। पीएच लेवल अगर बिलो 3 है, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, वहाँ भी कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। दीज आर नोन एज एसिडोफिलिस। They thrive in a high acidic environment like sulfuric pool, acid mines drainage, or even the human stomach. Example, Picrophilus torridus can grow at a pH of 0, which is extremely acidic. pH लेवल अगर 0 है, यहाँ भी पिक्रोफिलस टोरिडस सर्वाइव कर सकता है जो कि एक्सट्रीमली एसिडिक एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। करेक्ट आंसर इज ओरंगेटन, बिकॉज ये इस इंसेक्ट्स को स्क्रैप करने के लिए लॉग ऑफ वुड को एक टूल बना लेता है और उसके थ्रू ये इंसेक्ट्स को कैच करता है। करेक्ट आंसर इज बी, ओरंगेटन। An orangutan might reach into a hole with its finger. A stick held in its hand will reach farther or into narrow opening. Next question. Consider the following. यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। एरोसोल, फोम एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स, lubricants. In the making of how many of the above are hydrochlorofluorocarbon used? इनमें से किस किस को बनाने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यहाँ पे HFC। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल फोर, बिकॉज एरोसोल को बनाने के लिए भी, फोम एजेंट को बनाने के लिए, फायर रिटार्डेंट्स बनाने के लिए, लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए HFC का यूज किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स प्राइमरली यूज्ड फॉर कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स का ग्रुप है जिन्हें कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन के लिए यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेनली, बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम होते हैं। HFCs आर एंटायरली मैनमेड, ये एंटायरली मैनमेड होते हैं। दे आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड फॉर यूज इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इंसुलेटिंग फोम एंड एयरसोल प्रोपेलेंट्स with minor use as solvent and for fire protection. Primarily introduced as a replacement for ozone depleting substances like chlorofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons. प्राइमरली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को जो इंट्रोड्यूस किया गया था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क्लोरो जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, CFC एंड HCFC, जबकि ये जो है ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, एम्पेड। दो HFCs currently represent around 1% of total greenhouse gases. Their impact on global warming can be hundreds to thousands of times greater than that of CO2 per unit of mass. करंट में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन टोटल ग्रीन हाउस गैसेस में ओनली 1% का कंट्रीब्यूशन करते हैं, बट ग्लोबल वार्मिंग में इनका कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में 100 to 1000 टाइम्स ज़्यादा है। इट मीन्स हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो CO2 से भी डेंजर है। किगाली अमेंडमेंट टू फेज डाउन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2019। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेज डाउन करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कंडक्ट किया गया था और 2019 में इसको इन्फोर्स किया गया। अंडर द अमेंडमेंट
Countries commit to cut the production and consumption of hydrofluorocarbon by mass more than 80% over the next 30 years. नंबर वन, एरोसोल। एरोसोल मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या एच एफ सी का कंट्रीब्यूशन होता है? एच एफ सी आर यूज एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल स्प्रे बिकॉज दे आर नॉन इनफ्लेमेबल एंड हैव लो टॉक्सिसिटी। दे आर कॉमन इन मेडिकल इन हेल्थ एंड स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्प्रे। Number of foam agents. In the manufacturing of polymer foams, HFC act as a gluing agent. They help create the cellular structuring, rigid insulating foams used in building and refrigerators, and flexible foams used in furniture and packaging. नंबर थ्री, फायर रिटार्डेंट्स। फायर रिटार्डेंट्स में भी एच एफ सी का यूज किया जाता है। एच एफ सी स्पेशली एच एफ सी 227 एंड एच एफ सी 236 आर यूज्ड एज ए क्लीन एजेंट इन फायर सप्रेशन सिस्टम्स। They are effective at extinguishing fire without leaving a residue, making them ideal for protecting sensitive electronics, data centers, and museums. नंबर फोर, लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स में एच एफ सी का किस तरह से यूज किया जा रहा है? HFCs are used in a production of specialized synthetic lubricants, particularly those designed to compatible with HFC-based refrigeration and air conditioning system. Traditional mineral oil do not mix well with HFC refrigerants, necessitating the synthetic alternatives. Next question. Consider the following statement. यहाँ two statement given है. Statement one. Carbon market are likely to one of the most widespread tool in the fight against climate change. क्लाइमेट चेंज फाइट करने के लिए कार्बन मार्केट्स मोस्ट इंपोर्टेंट टूल के तौर पर वर्क कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट सेकंड, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। कार्बन मार्केट ने रिसोर्सेज को प्राइवेट सेक्टर से स्टेट की तरफ ट्रांसफर किया। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो करेक्ट आंसर इज ए। Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. So let's discuss the detail of this question. Statement 1 is correct. Carbon markets are trading system in which carbon credits are sold and bought. Companies or individuals can use carbon market to compensate for their greenhouse gas emissions by purchasing carbon credit from entities that remove or reduce greenhouse gas emissions. Several countries and territories have started carbon trading programs. Carbon market have at last become one of the more widespread tool in the fight against climate change. By the end of 2021, more than 21% of the world's emissions were covered by some form of carbon pricing, up from 15% in 2020. Statement second is correct. Next question. Consider the following statement. Three statement given है. The government of India provides minimum support price for Niger seeds. This is right because Niger seed के लिए गवर्नमेंट प्रेजेंट में भी MSP प्रोवाइड करा रही है। टोटल 22 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर प्रेजेंट में गवर्नमेंट MSP प्रोवाइड कर रही है। नंबर टू, नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के तौर पर नाइजर को कल्टिवेट किया जाता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। नाइजर सीड ऑयल का कुकिंग पर्पज के लिए कुछ ट्राइबल पीपल यूज कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ऑल थ्री। अबाउट नाइजर, ऑल्सो नोन एज राम तिल। नाइजर को राम तिल के नाम से भी जाना जाता है। अ खरीफ क्रॉप हैज MSP। एरिया अंडर इट्स कल्टीवेशन हैज बीन स्टेडीली श्रिंकिंग ओवर द पास्ट 3 डिकेड। पास्ट 3 डिकेड में इसका जो कल्टीवेशन एरिया है वो रिड्यूस हो रहा है। नाइजर सीड हैव ट्रेडिशनली बीन द लाइफलाइन ऑफ ट्राइबल एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी इन सेवरल स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। The tribal population use Niger seed oil for cooking, livestock feed, and also consume the seed as a condiment. Niger seed oil has medicinal properties, which is the reason for its commercial demand by the cosmetics, perfumeries, and other allied industries. Earth atmosphere solar radiation से related एक question है. Question. Consider the following statement. The amount of insolation received at the stratosphere is much less than that of the troposphere. This statement is wrong because इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर के उस लेयर पर होगा जो सबसे ऊपर होगी, और सबसे कम वहाँ होगा जो सबसे नीचे लेयर होगी। तो एटमॉस्फेयर की सबसे लोअर लेयर ट्रोपोस्फेयर होता है। तो सबसे लेज इंसोलेशन अमाउंट ट्रोपोस्फेयर पर होना चाहिए, जबकि यहाँ लिखा हुआ है
स्ट्रेटोस्फेयर में जो इंसोलेशन अमाउंट होता है वो लेस होता है देन ट्रोपोस्फेयर। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट सेकंड है, इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली टू थर्ड ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो टू थर्ड ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। टू थर्ड नहीं होता है, अबाउट 40 to 45% के आसपास होता है। तो करेक्ट आंसर इज डी, नीदर वन नो टू। डिटेल एनालिसिस। स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट। इंसोलेशन इज सोलर रेडिएशन रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। इंसोलेशन कुछ सोलर रेडिएशन होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर के टॉप के द्वारा रिसीव की जाती हैं। द स्ट्रेटोस्फेयर इज अबव द ट्रोपोस्फेयर, therefore it actually receives slightly more direct solar radiation because it is closer to the source and there is a large atmospheric density to scatter the light ray. Statement 2 is incorrect. In the solar spectrum, visible light account for about 43 to 50%, while infrared account for roughly 45% to 48%. It is not two-third. Next question related to P waves and S waves. Question. With reference to Earth layer, consider the following statement. अर्थ लेयर से रिलेटेड ये स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। P waves pass through all mediums, solid, liquid, gas, but S wave pass only through solid material. This statement is correct because P waves जो होती हैं ये solid, liquid and gas तीनों मीडियम के थ्रू पास हो सकती हैं, बट S wave ओनली सॉलिड मटेरियल के थ्रू ही पास हो सकती हैं, लिक्विड एंड गैस मटेरियल के थ्रू ये पास नहीं हो सकती है। सो करेक्ट स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू, इन द शैडो जोन ऑफ अर्थक्वेक neither P waves nor S wave are रिकॉर्डेड। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्थक्वेक का जो शैडो जोन होता है, इस शैडो जोन के अंदर नीदर पी वेव्स नॉर एस वेव रिकॉर्ड की जाती है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाई स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। प्राइमरी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल एंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम। प्राइमरी और पी वेव्स बिकॉज ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं और ये किसी भी मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर सकती हैं। Secondary wave, S wave, are transverse and cannot travel through liquids, which is how we know the outer core is liquid. Secondary और S wave जो होती हैं ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं एंड यही वजह है कि ये लिक्विड कैनॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड, ये लिक्विड के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। Statement 2 is incorrect. The shadow zone are different. The S wave shadow zone is massive beyond 103 degree from the epicenter. The P wave shadow zone is a ring between 103 degree and 140 degree. There is no single zone where neither is recorded in a way that blanket both zone entirety. How earthquake is measured? Earthquake का measurement कैसे किया जाता है? Measured either according to magnitude or intensity of shock. अर्थक्वेक टू वे में मेजर किया जा सकता है, मैग्नीट्यूड के बेस पर और इंटेंसिटी के बेस पर। मैग्नीट्यूड स्केल की जब हम बात करते हैं, मैग्नीट्यूड के बेस पर इसको मेजर किया जाता है और इसके लिए मैग्नीट्यूड स्केल यूज किया जाता है नोन एज रिएक्टर स्केल। मैग्नीट्यूड स्केल को रिएक्टर स्केल के नेम से भी जाना जाता है। मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक के ड्यूरिंग जितना एनर्जी रिलीज किया जाता है मैग्नीट्यूड के अंदर उसको मेजर किया जाता है। मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर 0 to 10। मैग्नीट्यूड स्केल के अंदर 0 to 10 नंबर्स होते हैं, जबकि इंटेंसिटी मेजर के अंडर 1 to 12 मेजरमेंट होता है। द इंटेंसिटी स्केल नेम्ड आफ्टर मेर्करी एंड इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट। इंटेंसिटी के हिसाब से जब अर्थ को मेजर किया जाता है देन ये एक इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट मार्केली के हिसाब से इसको मेजर किया जाता है बिकॉज इसने यहाँ पर इसको डिस्कवर किया था कि किस तरह से अर्थक्वेक को मेजर किया जाना है थ्रू इंटेंसिटी स्केल। इंटेंसिटी स्केल मेजर्ड एज पर द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट। अर्थक्वेक की वजह से जो भी विजिबल डैमेज होता है उसके बेस पर अर्थक्वेक यहाँ पर मेजर किया जाता है। रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल इज फ्रॉम 1 to 12। इंटेंसिटी स्केल के अंदर जो मेजरमेंट स्केल होता है वो 1 to 12 होता है, जबकि मैग्नीट्यूड स्केल के अंदर जो मेजरमेंट किया जाता है वो 0 से 10 के बिटवीन किया जाता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि मैग्नीट्यूड स्केल रिएक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है एंड इसके मेजरमेंट के जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 10 0 से स्टार्ट होते हैं, जबकि इंटेंसिटी मेजर जो स्टार्ट होता है
वो 1 से 12 होता है। इसमें 0 इसलिए नहीं है क्योंकि इंटेंसिटी कभी भी 0 नहीं हो सकता। 1 से स्टार्ट होगा, 1 से 12। Next, what is seismometer? Scientists can determine the time, location and intensity of an earthquake from the information recorded by seismometer. Seismometer एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू साइंटिस्ट अर्थक्वेक का टाइम, लोकेशन एंड इंटेंसिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं. दिस रिकॉर्ड ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉक द seismic waves travel through. सेस्मोमीटर के थ्रू साइंटिस्ट चाहे तो रॉक फॉर्मेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी टेकिंग कर सकते हैं. जिस रॉक के थ्रू ये सेस्मिक वेव ट्रेवल करती है, उस रॉक की इंफॉर्मेशन भी इसके थ्रू गेन की जा सकती है. What are seismic waves? Which is also known as earthquake waves. Waves of energy caused by earthquake or an explosion. Earthquake और explosion की वजह से जो एनर्जी वेव क्रिएट होती है, these are known as seismic wave or earthquake wave. Recorded on seismograph. Earthquake waves are basically of two types. Earthquake waves basically two types की होती हैं. नंबर वन बॉडी वेव, नंबर टू सरफेस वेव. बॉडी वेव के यहाँ पर टू टाइप्स होंगे, एस वेव एंड पी वेव. Body wave are generated due to the release of energy at the focus and move in all directions traveling through the body of the earth. Hence the name body waves. Body waves फोकस अर्थक्वेक के फोकस से एनर्जी रिलीज के ड्यूरिंग स्प्रेड होती है एंड ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होती है. यही वजह है कि ये बॉडी वेव्स के नाम से जाने जाते हैं, बिकॉज ये ऑल वेव्स जो होती हैं ये बॉडी ऑफ द अर्थ थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द अर्थ ट्रेवल करती हैं. There are two types of body waves. They are called P waves and S wave. Body waves two type का होता है, P waves and S wave. P waves or primary waves move faster and are the first to arrive at the surface. P waves faster move करते हैं और सरफेस पर सबसे पहले यही वेव्स अराइव करती हैं. सिमिलर टू साउंड वेव. पी वेव्स साउंड वेव के सिमिलर होती हैं. ट्रेवल थ्रू गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल. जिस तरह से साउंड वेव गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं, पी वेव्स भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं. नेक्स्ट एस वेव और सेकेंडरी वेव अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग. एस वेव और सेकेंडरी वेव जो होती हैं ये कुछ टाइम लैग के ड्यूरिंग सरफेस पर अराइव होती हैं. कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल. ये ओनली सॉलिड मटेरियल के थ्रू ही ट्रैवल कर सकती हैं. जबकि पी वेव सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं. एस वेव ओनली सॉलिड के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं. Surface wave. The body waves interact with the surface rock and generate a new set of waves called surface waves. Surface wave वो वेव होती है जो स्पेशली ये बॉडी वेव होती है जो कि सरफेस रॉक पर ये पहले स्ट्राइक करती हैं. देन एक न्यू सेट ऑफ वेव यहाँ से इमर्ज होता है कॉल्ड सरफेस वेव. मूव अलोंग द सरफेस विद आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ. सरफेस वेव सरफेस की तरफ मूव करती हैं और सिस्मोग्राफ पर रिपोर्ट की जाने वाली ये लास्ट वेव होती है. इट मीन्स सिस्मोग्राफ पर जो वेव रिकॉर्ड की जाती हैं वो मेनली सरफेस वेव ही होती हैं. अभी हमने देखा यहाँ पर बॉडी वेव और सरफेस वेव. बॉडी वेव से ही एक न्यू वेव इमर्ज होती है. दिस इज नोन एज सरफेस वेव. मोर डिस्ट्रक्टिव सरफेस वेव जो होती है मोर डिस्ट्रक्टिव होती है. कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक एंड हेंस द कोलैप्स. ये रॉक को डिस्प्लेस कर सकती हैं, कोलैप्स कर सकती हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस जोन को यहाँ पर किस कैटेगरी में रखा गया है. इंटेंसिटी अगर 9 या अबव होती है वो जोन 5 के अंदर रखा जाता है. इंटेंसिटी अगर 8 होता है जोन 4 के अंदर रखा जाता है. इसी तरह से इंडिया के किस किस लोकेशन पर किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक इंसिडेंट होता है उससे रिलेटेड ये मैप गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल मैपिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट जोन से रिलेटेड है. क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. यहाँ पर कुछ पेयर गिवन है. लेफ्ट साइड में रीजन ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज गिवन है एंड राइट साइड में कंट्रीज गिवन है. नॉर्थ किवो एंड इतुरी आर्मेनिया. दिस इज रॉन्ग. नागोर्नो काराबख्त अजरबैजान. दिस इज राइट. Kherson and Zaporizhzhia, Ukraine. This is right. Correct answer is B. Only two pairs.
यहाँ पर इसका डिटेल गिवन है बिकॉज ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन ज्योग्राफी वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। थ्री स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट नंबर वन, the 36% of India's districts are classified as overexploited or critical by Central Groundwater Authority (CGWA). सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने इंडिया के अबाउट 36% डिस्ट्रिक्ट को ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल डिक्लेयर किया। दिस इज रॉन्ग, 36% नहीं है, ये 14 to 17% है ओनली। सो स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। Statement second, the CGWA Central Groundwater Authority was formed under the Environment Protection 1972. This statement is true because इंडिया में सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर ही फॉर्म किया गया था। स्टेटमेंट थ्री, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है जो इरिगेशन पर्पज के लिए ग्राउंड वाटर का यूज करता है। सो करेक्ट आंसर इज बी ओनली टू। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। डिटेल एनालिसिस, स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट। According to CGWA, about 14 to 17% of units are overexploited. 36% is too high an estimate. Statement 2 correct. The CGWA was ended established under Section 33 of Environment Protection Act 1986. इससे पहले मैंने Environment Protection Act 1972 बोला था। This is not 72, this is 86. Statement 3 correct. India uses more groundwater than any other country, exceeding even the USA and China, primarily for agriculture. एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इंडिया सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज करता है। यूएस एंड चाइना से भी ज़्यादा यहाँ पर वाटर का ग्राउंड वाटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू सॉइल एंड क्लाइमेट क्वेश्चन। द सॉइल इन दिस रीजन इज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। यहाँ पर एक रीजन की बात की जा रही है और ये फाइंड करना है कि जिस रीजन की बात की जा रही है वहाँ की सॉइल किस टाइप की सॉइल होगी। बट यहाँ पर रीजन के कैरेक्टर बताया गया है कि एक रीजन है जहाँ पर सॉइल आयरन रिच है, एल्यूमिनियम रिच है, बट पुअर इन नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। बट उस सॉइल में नाइट्रोजन एंड पोटेशियम का लैक है। इट डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। जिस सॉइल की बात की जा रही है, एक ऐसे सॉइल की बात की जा रही है जो कि हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल में डेवलप हो सकती है। दिस डिस्क्राइब्स करेक्ट आंसर इज लैटराइट सॉइल। इट मीन्स यहाँ पर लैटराइट सॉइल की बात की जा रही है। लैटराइट सॉइल के अंदर आयरन एंड एल्यूमिनियम कंटेंट रिच होता है, जबकि नाइट्रोजन एंड पोटेशियम कंटेंट पुअर होता है। लैटराइट सॉइल ऐसे एरियाज में डेवलप होती है जहाँ पर रेनफॉल एंड टेम्परेचर हाई होते हैं। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Laterite soil is formed by a process of leaching in areas with high rainfall and high temperature. जिन एरियाज में रेनफॉल एंड टेम्परेचर हाई होता है उन एरियाज में लीचिंग भी बहुत ज़्यादा होगा और इस लीचिंग प्रोसेस के थ्रू ही लेटराइट सॉइल फॉर्म्ड होती है। द सिलिका वाज वॉश्ड अवे लिविंग बिहाइंड आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इन एरियाज में सिलिका वॉश्ड अवे कर दिया जाता है और यहाँ पर आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिविंग कर दिया जाता है। मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया, इंडिया में सॉइल कितने टाइप का होता है मेनली, किन किन एरियाज में सॉइल फाइंड की जा सकती है। नंबर वन एलुवियल सॉइल। इंडिया के ओवरऑल सॉइल का 43% सॉइल एलुवियल सॉइल है। कंटेंट रिच इन पोटास, लाइम, फॉस्फेरिक एसिड, लो इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। एलुवियल सॉइल के अंदर पोटास होता है, लाइम होता है, फॉस्फेरिक एसिड होता है, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस इसके अंदर लैक होता है। इट मीन्स यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि एलुवियल सॉइल फर्टाइल सॉइल है बट इसके अंदर ह्यूमस का लैक होता है। एरिया नॉर्दर्न प्लेन में ये सॉइल मिल सकती है, रिवर वैली, डेल्टाज ऑफ यूपी, बिहार, पंजाब, आसाम। यूसेज हाईली फर्टाइल, सुटेबल फॉर व्हीट, राइस, शुगर कैन। नंबर ऑफ रेड एंड येलो सॉइल 18.5% ये सॉइल इंडिया में अवेलेबल है। कंटेंट रिच इन आयरन ऑक्साइड, बिकॉज रेड है तो आयरन ऑक्साइड भी होगा। डेफिशिएंट इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, लाइम इसका डेफिशिएंट होता है। एरिया तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। स्पेशली साउथ वाले रीजन में ये सॉइल सबसे ज़्यादा मिल सकती है। यूसेज सपोर्ट व्हीट, कॉटन एंड पल्सेस। नंबर थ्री ब्लैक सॉइल, इसको रेगुड सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। अबाउट 15% सॉइल इंडिया के रेगुड सॉइल है। कंटेंट हाई इन क्ले, लाइम, मैग्नीज, आयरन, पोटास। एरिया महाराष्ट्र,
Gujarat, MP, Telangana. Usage ideal for cotton, sugarcane, oil seeds. Number 4, laterite soil. Content rich in iron and aluminum, poor in organic matter, nitrogen, potash. Area Kerala, Karnataka, hilly areas of Maharashtra, Andhra Pradesh. Usage suitable for tea, coffee, cashew. Number 5, arid desert soil. कंटेंट सैंडी टेक्सचर होता है इसका, लो नाइट्रोजन, हाई फॉस्फेट, हाई सॉल्ट कंटेंट. एरिया वेस्टर्न राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा. यूसेज रिक्वायर इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर, क्रॉप लाइक बाजरा, ज्वार, इसमें क्रॉपिंग किया जा सकता है. नंबर 6, माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल. कंटेंट रिच इन ह्यूमस, वैरायटी बाय क्लाइमेट एल्टीट्यूड, वेरीज बाय क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड. एरिया जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. जितने भी हिली और माउंटेनस रीजन है वहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल फाइंड की जा सकती है. यूसेज सुटेबल फॉर ऑर्कार्ड और टी. नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट. क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. यहाँ पर कुछ पेयर्स गिवन है, स्पेशली ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड पेयर है. पेयर 1, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, डिब्रूगढ़ एंड सूरत. दिस पेयर इज रॉन्ग बिकॉज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर डिब्रूगढ़ को कनेक्ट नहीं करता है, सूरत को कनेक्ट नहीं करता है. ये गुजरात के पोरबंदर एंड आसाम के सिलचर को कनेक्ट करता है. सो पेयर नंबर 1 इज इनकरेक्ट. पेयर नंबर 2, trilateral highway, More in Manipur and Mysore in Thailand via Myanmar. This pair is correct because trilateral highway जो है वो मणिपुर से थाईलैंड तक लेंथ है. मणिपुर के मोहरे से स्टार्ट होता है, म्यांमार को पास करते हुए ये थाईलैंड के माइसोर तक रीच करता है. अभी हम मैप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ट्राइलेटरल है. इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड तीनों के बिटवीन ये स्पीड है. तो सेकंड पेयर इज करेक्ट. बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, वाराणसी एंड कनमिंग. दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये वाराणसी के साथ कनेक्ट नहीं है, ये कोलकाता एंड कनमिंग चाइना के साथ कनेक्ट करता है. फाइनल आंसर है ओनली वन पेयर. पेयर 1 इनकरेक्ट. द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट सिलचर आसाम एंड पोरबंदर गुजरात. आसाम के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ये आसाम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर के साथ कनेक्ट करता है. Why pair to connect? The India Myanmar Thailand trilateral highway connect More to Mysore. India Myanmar थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे ये मोरे को माइसोर तक कनेक्ट करता है. पेयर 3, द BCIM कॉरिडोर कनेक्ट कोलकाता विद कनमिंग चाइना नॉट वाराणसी. यहाँ पर हम मैप में देख सकते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर गिवन है. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रेड लाइन से शो किया गया. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को कनेक्ट करता है. नॉर्थ साउथ कॉरिडोर येलो लाइन से शो किया गया है, श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ जोड़ता है. एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर को सिलचर के साथ कनेक्ट करता है. एंड ट्राइलेटरल हाईवे इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड को कनेक्ट करता है. BCIM कॉरिडोर कोलकाता से कनमिंग को कनेक्ट करता है. BCIM बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर है. नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ओशन करंट. क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन ओशन कंसिडर द फॉलोइंग. द इंडियन ओशन डायपोल कैन इन्फ्लुएंस द अल नीनो इम्पैक्ट ऑन द मॉनसून. मॉनसून पर अल नीनो का जो इम्पैक्ट होता है नॉर्मली हर साल इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बट इंडियन ओशन डायपोल इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है. दिस इज राइट. A positive IOD can lead to more rainfall in India. This is also right. So final answer is here, both 1 and 2. Let's discuss the detail of this question. Why statement 1 is correct? The IOD, Indian Ocean Dipole, and El Nino are separate but linked phenomena. IOD and El Nino ये separate phenomena है, सेपरेट है बट ये फेनोमेना एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. अ पॉजिटिव आईओडी कैन बैलेंस द नेगेटिव टाइम इफेक्ट ऑफ अल नीनो. अल नीनो का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है हमारे इंडिया में, बिकॉज अल नीनो ईयर की ड्यूरिंग रेनफॉल लेज और नॉर्मल लेज होता है, इस इफेक्ट को ये कम कर सकता है आईओडी. वाई स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. अ पॉजिटिव आईओडी वार्मर वेस्टर्न इंडियन ओशन लीड टू बेटर मॉनसून रेन इन इंडिया. द इंडियन ओशन डायपोल. व्हाट इज इंडियन ओशन डायपोल? It is a climate pattern often called the Indian Nilo.
इंडियन ओशन डायपोल एक क्लाइमेट पैटर्न है जिसे इंडियन नीनो के नाम से भी जाना जाता है, altering irregular fluctuations in the sea surface temperature between the western and eastern tropical Indian Ocean. ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रॉपिकल इंडियन ओशन का जो सरफेस टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर है, उसमें एल्टरिंग होता है, इरेगुलर फ्लक्चुएशंस होते हैं। इसी से रिलेटेड है इंडियन ओशन डायपोल। सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट मानसून रेनफॉल एंड क्लाइमेट इन सराउंडिंग रीजन। इंडियन ओशन डायपोल इंडियन ओशन रीजन में मानसून रेनफॉल एंड क्लाइमेट को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है। की एस्पेक्ट ऑफ इंडियन ओशन डायपोल। इंडियन ओशन डायपोल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थ्री फेजेस। द इंडियन ओशन डायपोल ऑपरेट इन थ्री फेजेस: न्यूट्रल फेज, पॉजिटिव फेज एंड नेगेटिव फेज। What is positive phase of IOD? Warm water accumulate in the western Indian Ocean near Africa and cold water in the east near Indonesia and Australia. पॉजिटिव आईओडी फेज के अंदर वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में वार्म वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, जबकि ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में कोल्ड वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे रीजन में हैवी रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल ईस्ट अफ्रीका में होता है, जबकि ड्रॉट जो आते हैं वो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में आता है। ये इसका अपोजिट है। वेस्टर्न पार्ट में जहाँ पर वार्म वाटर है वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया वाला जो पार्ट है जहाँ पर वाटर कोल्ड है वहाँ पर ड्रॉट जैसी सिचुएशन आती है पॉजिटिव फेज ऑफ आईओडी के अंडर। नेक्स्ट नेगेटिव फेज ऑफ आईओडी, इसका अपोजिट अगर सारी सिचुएशन को अपोजिट कर दिया जाए देन ये नेगेटिव फेज हो जाएगा। वार्म वाटर एक्यूमुलेट इन द ईस्ट, ईस्ट में वार्म वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड कोल्ड वाटर इन द वेस्ट, वेस्ट में कोल्ड वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है। जहाँ पर कोल्ड वाटर होगा वहाँ पर ड्रॉट होगा, जहाँ पर हॉट वाटर होगा वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा। इम्पैक्ट ऑन मानसून, क्या आईओडी का मानसून पर भी कुछ इम्पैक्ट होगा? A positive iode is generally beneficial for Indian summer monsoon, often bringing more rain. इंडियन समर मानसून के लिए पॉजिटिव आईओडी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये मोर रेन के लिए इम्पोर्टेंट है। कनेक्शन टू ई एन एस ओ, क्या ई एन एस ओ अलिनो सदर्न ऑस्किलेशन के साथ इसका कुछ कनेक्शन है? While independent, a positive iode often occurs with El Nino, dry for Asia Australia, while a negative iode align with La Nina, wet for Asia Australia. पॉजिटिव आईओडी जो होता है वो अल्निनो के साथ इमर्ज होता है, जबकि नेगेटिव अल्निनो आईओडी जो होता है वो लानिना के साथ इमर्ज होता है। द आईओडी यूजुअली डेवलप बिटवीन अप्रैल एंड मई, पीक इन अक्टूबर एंड लास्ट फॉर अबाउट 6 मंथ। आईओडी यूजुअली अप्रैल एंड मंथ के बिटवीन डेवलप होता है, अक्टूबर मंथ पर ये पीक में होता है और कंटिन्यू 6 मंथ के लिए ये इंडियन ओशन रीजन में प्रिवेल रहता है। While El Nino often causes large rainfall, a concurrent positive IOD brings warmer sea temperature to the western Indian Ocean, enhancing convection and bringing higher, sometimes excess rainfall to India. A positive IOD often negates or offsets the negative impact of El Nino, as seen in 1997, 1983, and 1994, which were El Nino years but still received sufficient rainfall. Cyclogenesis. Positive iodic conditions tend to increase the number of cyclones in Arabian Sea. पॉजिटिव आयोडिक कंडीशंस जो होती हैं जिसमें वेस्टर्न इंडियन ओशन जो वाटर होता है वो वार्म होता है, इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग अरेबियन सी के अंदर नंबर ऑफ साइक्लोन्स बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन, इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेज द अर्थ, which of the following are the possible effect on the earth? मेजर सोलर स्टॉर्म और सोलर फ्लेयर्स अगर अर्थ तक रीच होते हैं देन इसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? नंबर, जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, दिस इज राइट। सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, दिस इज रॉन्ग बिकॉज सुनामी के साथ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कोई कनेक्शन नहीं है। नंबर 3, पावर ग्रिड कुड बी डैमेज, यस पावर ग्रिड डैमेज हो सकता है। नंबर 4, इंटेंस auroras could occur over much of the earth, this is right. Forest fire could take place over much of the earth, this is wrong. Orbit of the satellite could be disturbed, this is right. Shortwave radio communication could be
interrupted. This is also right. So correct answer is C. 1, 3, 4, 6 and 7 ये correct है. Why statement 1, 3, 4, 6, 7 correct? Solar flares impact the ionosphere and magnetosphere, affecting electronics, satellite drugs, and radio waves. Auroras are the visual result of these charged particles. सोलर फ्लेयर्स जो होते हैं ये आयनोस्फीयर एंड मैग्नेटोस्फीयर को अफेक्ट करते हैं, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट ड्रग्स एंड रेडियो वेव्स को अफेक्ट करती हैं. ऑरोराज आर द विजुअल रिजल्ट ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल. Statement 2 and statement 5 incorrect. Solar storms are electromagnetic plasma events. They can't cause tsunamis or direct forest fire because solar storm जो होते हैं वो electromagnetic और plasma events होते हैं. यही वजह है कि ये सुनामी विच आर सेस्मिक और टेक्टोनिक और डायरेक्ट फॉरेस्ट फायर विच आर टेस्टेड को अफेक्ट नहीं कर सकते. व्हाट इज सोलर फ्लेयर? An intense localized burst of electromagnetic radiation in the sun's atmosphere caused by release of magnetic energy. These explosions, often associated with sunspot, release high energy radiation, reaching Earth in 8 minutes, causing radio blackouts and disrupting satellite power grid and GPS. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बॉर्डर ऑफ यूक्रेन. यूक्रेन बॉर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर अ लैंड बाउंड्री विद यूक्रेन? यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो यूक्रेन के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है? सबसे पहले हम मैप में देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो यूक्रेन के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं. रसिया, बेलारस, पोलैंड, स्लोवेकिया, हंगरी, रोमेनिया एंड माल्डोवा ये कंट्रीज हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं. क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन है, बल्गेरिया शेयर नहीं करता है, जिड रिपब्लिक नहीं करता है, हंगरी करता है, लातविया शेयर नहीं करता है, लिथुनिया शेयर नहीं करता है, रोमेनिया शेयर करता है. फाइनल आंसर इज ए ओनली 2. इससे रिलेटेड ये डिस्क्रिप्शन गिवन है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू सरफेस टेम्परेचर. क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ 2 स्टेटमेंट गिवन है. स्टेटमेंट 1, 71% of Earth's surface is covered by water. This is right, but the total amount of water in atmosphere is only about 0.001%. अर्थ सरफेस का 71% वाटर से कवर है, बट एटमॉस्फेयर में जो वाटर का अमाउंट है वो 0.001% है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट, द साइंटिफिक स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ लैंड, व्हिच इज व्हाई लैंड हीट अप एंड कूल डाउन फास्टर देन द ओशन. दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो लैंड के कंपेयर में ज़्यादा होता है. यही वजह है कि लैंड फास्टर तरीके से हीट अप होती है, फास्टर तरीके से कूल अप होती है, बट वाटर फास्टर तरीके से हीट एंड कोल्ड नहीं होता है बिकॉज वाटर में टेम्परेचर चेंज के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट? While the ocean covers most of the surface, the atmosphere holds a very teeny fraction of a global water supply, mostly as a water vapor. Atmosphere में जो water होता है वो only water vapor की form में होता है. Why statement 2 is correct? This is the fundamental principle of continentality. Water has a high specific heat, meaning it requires more energy to change its temperature, whereas land, rock, soil heat up and release heat rapidly. Next question is related to human geography, urban settlement. With reference to census town in India, consider the following. Census town से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. कुछ स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा फाइंड करना है. स्टेटमेंट 1, अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000. सेंसस स्टेट टाउन के अंदर मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000 होना चाहिए. दिस इज राइट. एट लीस्ट 75% ऑफ द मेल मैन वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. किसी एरिया के अंदर अगर 75% मेल नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं, देन सेंसस टाउन हो सकता है. दिस इज राइट. अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एट लीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर. यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज सेंसस टाउन के लिए थर्ड कंडीशन होती है वो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 400% मिनिमम होने चाहिए. सो करेक्ट आंसर इज सी, ऑल थ्री. All three are correct. These are the 3 criteria used by Census of India to define a census town as opposed to a statutory town. सेंसस टाउन के लिए सेंसस ऑफ इंडिया ने ये 3 क्राइटेरिया यहाँ पर फिक्स किए हैं. स्टेट टाउन जो होते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं. अबाउट सेंसस टाउन डेफिनेशन क्राइटेरिया.
मस्ट मीट ऑल थ्री क्राइटेरिया, मिनिमम 5000 पॉपुलेशन होना चाहिए, एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल मैन वर्किंग पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से कनेक्ट होने चाहिए, एंड अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, डिस्पाइट अर्बन कैरेक्टरिस्टिक दे आर टेक्निकली रूरल, ये टेक्निकली रूरल होते हैं। मैनेज्ड बाय ग्राम पंचायत रादर देन अर्बन लोकल बॉडीज, ये ग्राम पंचायत के द्वारा मैनेज किए जाते हैं रादर देन अर्बन लोकल बॉडीज। Growth significance, the 2011 census saw a massive increase from 1362 to 3894 census town। 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 1362 सेंसस टाउन हुआ करते थे, जबकि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अबाउट 3894 सेंसस टाउन है, कंट्रीब्यूटिंग रफली 29.5% टू इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन 2001 से 11 के बिटवीन अबाउट 29.5% इंक्रीज हुआ है। डिफरेंस फ्रॉम स्टेचुटरी टाउन, स्टेचुटरी टाउन हैव एक्सप्लिसिट लीगल म्युनिसिपल गवर्नेंस, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन हो सकता है, व्हाइल सेंसस टाउन आर क्लासिफाइड प्योरली बेस्ड ऑन डाटा। स्टेट टाउन्स जो होते हैं वो एक्सप्लिसिट लीगल म्युनिसिपल गवर्नेंस होता है, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वहाँ पर हो सकती हैं। सेंसस टाउन जो होते हैं वो प्योरली डाटा बेस्ड क्लासिफाई किए जाते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड Evanescence in Kerala and Greater Noida in UP and various fast-growing rural adjustment settlement। ग्रेटर नोएडा यहाँ पर एक बिग एग्जांपल है। ग्रेटर नोएडा आज भी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल गवर्नेंस के हिसाब से इसको रन किया जाता है, ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग इसको गवर्न किया जाता है। Challenges, they often face infrastructure deficits due to or despite being under rural governance, and there is a often contested push to transition them into stable towns। Next question is related to coal and iron ore। Consider the following pairs। यहाँ पर कुछ पेयर गिवन है, लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट और साइड गिवन है और राइट साइड में स्टेट गिवन है। बैलाडिला छत्तीसगढ़, दिस इज राइट बिकॉज इसमें मोस्टली जो लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं वो आयरन ओर गिवन है। कौन सा आयरन ओर किस स्टेट के अंदर है, मैंने ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। बैलाडिला छत्तीसगढ़ के अंदर आयरन ओर है। कुड्रीमुख कर्नाटक के अंदर है, दिस इज राइट। गोवा झारखंड के अंदर है। और डाली राजहारा उड़ीसा के अंदर नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ओनली 3। वाई पेयर वन इज करेक्ट। बैलाडिला इज अ फेमस आयरन ओर रेंज इन छत्तीसगढ़। बैलाडिला छत्तीसगढ़ का एक फेमस आयरन ओर रेंज है। वाई पेयर इज करेक्ट। कुड्रेमुख इज अ मेजर आयरन ओर माइन इन कर्नाटक, ये आयरन ओर माइन है कर्नाटक के अंदर। वहां पेयर 3 इज करेक्ट। गोवा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आयरन ओर माइन इन झारखंड, गोवा झारखंड के अंदर एक ओल्डेस्ट आयरन ओर माइन है। वहां पेयर 4 इज इनकरेक्ट। डाली राजरा इज एक्चुअली इन छत्तीसगढ़ नॉट ओडिशा। क्वेश्चन में गिवन है कि डाली राजरा ओडिशा के अंदर है, बट ओडिशा के अंदर नहीं है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वेटलैंड एंड रिवर्स। क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ कुछ पेयर गिवन है, स्पेशली लेफ्ट साइड में वेटलैंड है और राइट साइड में उससे कनेक्टेड रिवर है। हॉकेरा वेटलैंड झेलम, यस दिस इज ट्रू। रेणुका वेटलैंड ब्यास, दिस इज रॉन्ग। रुद्रसागर लेक बराक, दिस इज रॉन्ग। सस्तमकोट्टा लेक भरतपुजा, दिस इज रॉन्ग। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच, ओनली वन। वाई पेयर 1 इज करेक्ट। Hokera wetland is in Jammu and Kashmir and is located in the Jhelum River Basin। Hokera wetland जम्मू एंड कश्मीर में है एंड झेलम रिवर बेसिन के साथ ये लोकेटेड है। वहाँ पेड़ इज करेक्ट। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में इज द स्मॉलेस्ट रामसार साइट इन इंडिया। रेणुका वेटलैंड जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और ये इंडिया का स्मॉलेस्ट रामसार वेटलैंड है। इट इज नॉट फेड बाय व्यास, इट इज लोकेटेड नियर द गिरी रिवर विच इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द यमुना। रेणुका वेटलैंड ब्यास रिवर के द्वारा फीड नहीं किया जाता है बिकॉज ये गिरी रिवर के साथ लोकेटेड है। गिरी रिवर जो कि यमुना की एक ट्राइब्यूटरी है। वहाँ से पेयर 3 इज इनकरेक्ट। रुद्र सागर लेक इज इन त्रिपुरा, इट इज फेड बाय 3 स्मॉल पेरिनल स्ट्रीम्स नॉट द बराक रिवर डायरेक्टली। रुद्र सागर लेक जो है वो त्रिपुरा के अंदर है और ये डायरेक्टली बराक रिवर के द्वारा फीड नहीं की जाती है, इसके स्मॉल पेरिनल स्ट्रीम्स के द्वारा इसको फीड किया जाता है। वहाँ पेयर 4 इनकरेक्ट।
सस्टम कोटा इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला। केरला की ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इट इज लोकेटेड इन द कल्लाडा रिवर बेसिन, नॉट द भरतपुजा। Next question is related to wildlife protection 1972. Question: if a particular plant species is placed under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act 1972, which is the implication? किसी species को अगर Wildlife Protection 1972 के अंडर प्लेस किया जाता है, then क्या क्या implications हो सकते हैं? Correct answer is A. A lichen is required to cultivate that plant. Sorry, a license लिखा हुआ है। यहाँ पर प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। Let's discuss the detail of this question. Why option A is correct? Schedule 6 was added to the Wildlife Protection Act in 1991 to protect specific plant species like red vanda, blue vanda, and pitcher plant. WPA के अंडर शेड्यूल 6 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था सो दैट कुछ प्लांट स्पीसीज लाइक रेड वांडा एंड ब्लू वांडा एंड पिचर प्लांट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अंडर द शेड्यूल द कल्टीवेशन एंड ट्रेड ऑफ दीज प्लांट आर प्रोहिबिटेड विदाउट अ लाइसेंस फ्रॉम द चीफ वाइल्ड वार्डन। चीफ वाइल्ड वार्डन की लाइसेंस के विदाउट इन सभी प्लांट स्पेशली जो शेड्यूल 6 के अंदर है इनका कल्टीवेशन एंड ट्रेड प्रोहिबिट है। प्रेजेंट में शेड्यूल 6 यहाँ पर अब नहीं है। ओनली 4 शेड्यूल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। 2022-3 में अमेंडमेंट किए गए थे। ऑप्शन बी इनकरेक्ट। कल्टीवेशन इज पॉसिबल बट इज स्टिल रेगुलेटेड बाय लाइसेंसिंग। ऑप्शन बी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस तरह के जो प्लांट होते हैं उन्हें कल्टीवेट नहीं किया जा सकता अंडर एनी सर्कमस्टेंस, बट ऐसा नहीं है। लाइसेंस टेकिंग करके हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। Option C and D incorrect. Schedule 4, 6 especially deal with specified plants that are rare or endangered, not GMOs or invasive species. Next question is related to filter feeders. Question: which of the following is are filter feeders? इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म फिल्टर फीडर्स हैं? करेक्ट आंसर इज ऑयस्टर। नंबर 1 यहाँ पर कुछ अदर ऑप्शंस भी गिवन है, सभी ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिल्टर फीडर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पूरा वाटर फिल्टर करते हैं और उसमें जो भी इनका ईटिंग प्रोडक्ट है उसको ईट कर लेते हैं, बाकी वाटर को फिल्टर करके आउट कर देते हैं। नंबर 1 कैटफिश। कैटफिश का पिक्चर यहाँ गिवन है। कैटफिश आर मोस्टली बॉटम फीडर और स्कैवेंजर। ये मेनली बॉटम फीडर है, स्कैवेंजर है। दे यूज देयर barbels whiskers to find food in the mud rather than filtering water। वाटर को फिल्टर नहीं करता है। नंबर 2 ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आर एक्टिव प्रेडेटर दैट हंट एंड ग्रैब प्रे विद देयर टेंटिकल्स। ऑक्टोपस भी कोई यहाँ पर फिल्टर फीडर नहीं है। ऑक्टोपस एक एक्टिव प्रेडेटर है एंड ये हंट करता है, अपने टेंटिकल्स के थ्रू ये ग्रैब प्रे करता है। नेक्स्ट ऑयस्टर। करेक्ट। ऑयस्टर आर क्लासिक फिल्टर फीडर। ये फिल्टर फीडर हैं। दे पुल वाटर ओवर दियर गिल्स। गिल्स के थ्रू वाटर को पुल करते हैं। ट्रैपिंग प्लैंकटन। प्लैंकटन को ट्रैपिंग करते हैं पार्टिकल्स टू ईट व्हाइल क्लीनिंग द वाटर। ये वाटर को क्लीन करने का वर्क भी करते हैं और वाटर के अंदर जो प्लैंकटन या पार्टिकल होते हैं ईटिंग पार्टिकल उनको कंज्यूम कर लेते हैं। नंबर 4 पेलिकन्स। पेलिकन्स आर piscivores fish eaters. They scoop up fish in their large throat pouches. They don't filter feed in the biological sense like whales or mollusks. Next question is related to biodiversity hotspot. क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। वंस द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट इज क्लियर्ड द रिमेनिंग फॉरेस्ट बिकम मोर वल्नरेबल टू पेस्ट एंड फायर। फॉरेस्ट का अगर सेंट्रल पार्ट क्लियर कर दिया जाता है, रिमेनिंग फॉरेस्ट जो होता है वो पेस्ट एंड फायर के लिए वल्नरेबल हो जाता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 एज इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर एट द बाउंड्री ऑफ 2 और मोर हैबिटेट। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। सो करेक्ट आंसर इज बोथ 1 एंड 2 इसके ट्रू है। व्हाई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट? फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन क्रिएट एजेस। दिस एजेस आर ड्रायर, windier, and receive more sunlight, making them more susceptible to invasive pest and forest fire compared to dense, humid interior. Why statement 2 is correct? The age effect is a core ecological concept. It describes how species diversity often higher at the boundary ecotone because it contains species from both adjacent ecosystems. Next question is related to lichens and mosses. Question:
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ग्रो ऑन बेयर रॉक? इनमें से कौन कौन से लाइकेंस एंड मोसेस बेयर रॉक पर ग्रो कर सकते हैं? लाइकेन यस ग्रो कर सकते हैं, मोसेस यस ग्रो कर सकते हैं, फंस नो, मशरूम नो। सो करेक्ट आंसर इज बी, वन एंड टू ओनली। Number one, lichens. Correct. Lichens are pioneer species in a primary succession. They secret acid that break down rock into soil. Lichens एक सीक्रेट एसिड रिलीज करते हैं जो कि रॉक को ये सॉइल में ब्रेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर टू, मोसेस। मोसेस फॉलो लाइकेंस, दे कैन ग्रो इन वेरी थिन लेयर्स ऑफ सॉइल और डायरेक्टली ऑन डंप रॉक। वेरी थिन लेयर ऑफ सॉइल में ये ग्रो कर सकते हैं एंड डंप रॉक में भी डायरेक्टली ये ग्रो कर सकते हैं। Number three, funds. Funds generally require soil base and moisture. They are not primarily colonized of bare rock. Funds जो होते हैं जनरली सॉइल बेस एंड मॉइस्चर इन्हें रिक्वायर होता है ग्रो करने के लिए, दैट इज वाई ये रॉक पर ग्रो नहीं हो सकते। नंबर फोर, मशरूम। मशरूम आर फंगाई दैट नीड ऑर्गेनिक मैटर डिकेइंग वुड और सॉइल टू ग्रो। दे कैनॉट सिंथेसाइज फूड फ्रॉम बेयर रॉक। मशरूम फंगाई होते हैं जो कि ग्रो करने के लिए इन्हें कुछ ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, सच एज डिकेइंग वुड और सॉइल इन्हें चाहिए ग्रो करने के लिए, एंड बेयर रॉक में ये ग्रो नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एरियाज टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंदर टाइगर का लार्जेस्ट एरिया कौन सा है? करेक्ट आंसर इज सी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम इन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया बाय टोटल एरिया। ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया के अंदर, इंक्लूडिंग इट्स क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड, SFLF। क्वेश्चन, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड concept is used in the context of, correct answer is B, helping small farmers overcome disadvantage of scale. Small farmers large field is an innovative model successfully tested in Odisha and Vietnam, where small farmers synchronized their operations, sowing, harvesting, to achieve economies of scale without losing land ownership. This combined agricultural economy with environmental